इस वीडियो में वी विल बी कवरिंग एंड कंप्लीटिंग दिस फंडामेंटल राइट का जो बचा हुआ पार्ट है। जो नेक्स्ट हमारा फंडामेंटल राइट है वो है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये जो राइट है बेसिकली माइनॉरिटीज़ को दिया हुआ है, जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे माइनॉरिटी हैं या फिर रिलीजियस बेसिस पे माइनॉरिटी हैं। तो वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें डिफाइन नहीं मिलता है कि माइनॉरिटीज़ है क्या, पर फिर भी इंडिया में कमीशन बनाई गई थी जिसमें कहा गया था मुस्लिम, सिख, पारसी एंड बुद्धिज़्म माइनॉरिटी में है। साथ साथ में बाद में उसमें जैन्स भी ऐड ऑन कर दिए गए थे। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ में वो आती हैं जो कि बहुत कम बोले जाने वाली भाषा में से एक हैं, तो इनके लिए थोड़ा सा असिस्टेंट हमारी गवर्नमेंट देती है ताकि इन्हें कंजर्व और प्रोटेक्ट और प्रोपोगेट किया जा सके। आर्टिकल 29 जिसका क्लॉज 1 कहता है जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों के लिए है कि आपको अगर कंजर्व करनी है अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर तो आप कर सकते हो। क्लॉज 2 का कहता है स्टेट जो है वो एड प्रोवाइड करता है, साथ में मेंटेन करता है माइनॉरिटीज़ के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने में जहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर वहाँ पे स्टेट एड प्रोवाइड करा रही है तो वहाँ पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भले ही रिलीजन पे, कास्ट पे, रेस पे या लैंग्वेज के ऊपर। अगर स्टेट ने इंटरफेयर कर दिया, एड दे दिया, तो आपको हर किसी को भर्ती कराना पड़ेगा अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर। आर्टिकल 30 हमारी बात करता है राइट टू माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। अब ये प्योरली माइनॉरिटीज़ के लिए बनाया हुआ है इंस्टीट्यूट, जहाँ पे आप अपनी माइनॉरिटीज़ के कल्चर को, लैंग्वेज को, सब चीज़ को प्रोटेक्ट करोगे अपने इंस्टीट्यूशंस बना करके, है ना। स्टेट शेल नॉट डिनाई हेल्प ऑन द बेसिस ऑफ द माइनॉरिटी रिलीजन। स्टेट आपकी माइनॉरिटी रिलीजन देख करके डिनाई नहीं करेगा हेल्प के लिए, वो तो आपकी उल्टा हेल्प ही करेगा। Then we come to the last part of the fundamental rights, sixth fundamental right which is right to constitutional remedy, जिसमें हम आर्टिकल 32 पढ़ने वाले हैं। एक इफेक्टिव मैकेनिज्म बनाता है हमारा आर्टिकल 32, क्योंकि ये हमें पावर देता है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं एक रिट पिटिशन लेकर के। रिट पिटिशन क्या होती है? डायरेक्शन होती है जो कि कांट बी अमेंड और रिमूव्ड, ये हटाई नहीं जा सकती हमारे संविधान से, इवन इन द इमरजेंसी एज वेल। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसको कहते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये आर्टिकल तो हमारा हार्ट एंड सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर ये आर्टिकल हमारा निकाल दिया जाए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नल एंड वॉइड बन जाएगा। पावर टू इशू रिट्स जो है, रिट 5 तरीके की होती है जैसे हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। जब तक समझ लेते हैं कि इसे इशू कौन कर पाएगा, पर इतना समझ लीजिए रिट तब इशू होती है जब आपका फंडामेंटल राइट जो है वो हैम्पर होता है। आपके फंडामेंटल राइट्स में किसी ने चोट करी होती है या उसको किसी ने इस्तेमाल करने से मना करा होता है। रिट हमारी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों इशू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अंडर द आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर द आर्टिकल ऑफ 226। सुप्रीम कोर्ट में बस कंडीशन ये है, फंडामेंटल राइट आपका वायलेट होना चाहिए, पर जो हमारा जो हाई कोर्ट होता है उसके अंदर आपका ऑर्डिनरी लीगल राइट जो है अगर वो भी वायलेट होगा तो भी आप उसमें रिट इशू करवा सकते हैं। हाई कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होती है जबकि सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया पे होता है। बेसिक डिस्टिंक्शन है ये वाला। तो अब बात कर लेते हैं रिट क्या होती है। रिट होती है एक रिटन ऑफिशियल ऑर्डर जो कि इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ वारंट, डायरेक्शन, कमांड या ऑर्डर। और ये 5 तरीके का है। सबसे पहला हेबियस कॉर्पस है जो हमारी प्रिजर्व करता है लिबर्टी को। अगर हमें लीगली डिटेन किया जाता है तो हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्यों किया है, और सुप्रीम कोर्ट में हम इसमें रिट डाल सकते हैं। अपीलेंट के जो रिलेटिव्स होते हैं, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, वो भी डाल सकते हैं। साथ में कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी डाल सकता है। मतलब साथ में अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने आपको डिटेन किया हुआ है आपके घर के अंदर तो भी आप हिबियस कॉर्पस डाल सकते हैं, क्योंकि वो आपकी आर्टिकल 21 को इन्फ्रिंज कर रहा है। देन वी हैव मैंडमस जिसका मतलब होता है वी कमांड, जहाँ पे पब्लिक ऑफिसर जो होता है वो अपनी ड्यूटी अगर नहीं कर रहा होता है सही से, और जिसकी वजह से अपर कोर्ट जो है उसको कमांड करती है काम करने के लिए। सो बेसिकली इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन या कोई भी पब्लिक बॉडी अपना काम अगर नहीं कर रही है सही से तो हम उसके खिलाफ मैंडेमस करवा सकते हैं। ये बेसिकली होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ में या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के खिलाफ में।
Then we have prohibition. It is issued by a high court to a lower court or tribunal. यानी कि हायर कोर्ट जो है वो नीचे वाली कोर्ट्स को ये प्रोहिबिशन इशू करता है, जहाँ पे उन्हें लगता है कि ये जुडिशियल या क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी सही से नहीं कर रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक बच्चे को पकड़ा गया चोरी के जुल्म में और उसको ले जाके खड़ा कर दिया गया कोर्ट के अंदर, पर हाई कोर्ट मना कर देगी कि आप इसे कैसे कर सकते हो, ये तो जुवेनाइल जस्टिस का एक्ट काम है। तो इसका क्या प्रिवेंटिव नेचर है यहाँ पे कि उस चीज़ को होने से बचा रहा है वो अब हायर कोर्ट जो है। नेक्स्ट वी हैव सर्चुरी, जिसमें थोड़ा बहुत काम वैसा ही होता है जैसे प्रोहिबिशन में होता है, पर यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैं बताता हूँ आपको। इस सर्चुरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, यानी कि जजमेंट जब आ जाती है, ठीक है, तो लोअर कोर्ट ऑर्डर इन स्क्वीज्ड। मान लीजिए उसी केस को लेते हैं कि उस बच्चे को वहाँ ट्रायल करा दिया, चलो हमने 15 साल के बच्चे का, और जजमेंट आ जाती है कि इसको तो सज़ा होगी। अब क्या करेगी हायर कोर्ट जो है, इसका ऑर्डर स्क्वीज कर देगी, ख़त्म कर देगी, बर्खास्त कर देगी। ये हमारा आएगा कुरेटिव फंक्शन, और इसमें ही प्रिवेंटिव फंक्शन आएगा ट्रांसफ़र ऑफ अ केस, यानी कि वो ट्रांसफ़र कर लेगा इसको होने से पहले ही, यानी कि वो बच्चा उसके लिए जजमेंट आता उससे बहुत पहले ही हाई कोर्ट बोल देती कि ये वाला केस हमारे पास ट्रांसफ़र करो या आप डील नहीं करोगे इसके साथ में। तो यहाँ पे क्या हुआ, या फिर ऐसे केसेस जहाँ पे लैक ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन था, लाइक उस केस का वहाँ पे उस केस का उस कोर्ट में जाना ही ठीक नहीं था, वो ज्यूरिस्डिक्शन ही नहीं था उस कोर्ट का। तो इस हालातों में क्या करती है जो हायर कोर्ट होती है, उन केसेस को अपने पास बुला लेती है। इसको कहते हैं हम प्रिवेंटिव फंक्शन ऑफ सर्चुरी, ठीक है। लास्ट जो हमारा आता है वो क्वो वारंटो आता है, टू इंक्वायरी इनटू द लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू बी अ पब्लिक ऑफिसर, यानी कि ये पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ किया जा सकता है पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ नहीं किया जाता। एग्रीव्ड पर्सन के खिलाफ, फॉर एग्जाम्पल देखो कि एक बंदा एक सीट पे बैठ गया आके ऐसे ही, और उसको वहाँ पे कार्यभार दे दिया गया संभालने के लिए, पर एक बंदा जो उसके लिए एग्जामिनेशन दे रहा था, जब उसने देखा कि उसकी सीट पे तो कोई और बैठा हुआ है जिससे वो जानता नहीं पहचानता नहीं, जिसने एग्जामिनेशन भी नहीं दिया शायद से, तो ऐसे में क्या होगा, वो उसकी लीगैलिटी को चैलेंज करेगा, ठीक है। और जो एग्रीव पर्सन है वो इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, उसके अलावा, यानी कि जो अफेक्टेड पर्सन है वो कार्रवाई करेगा, उसके अलावा कोई भी केस नहीं कर सकता क्वो वारंटो के अंडर। आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू। जय हिंद।